हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट ईयर मैं आपसे मिली थी जब मैंने अपनी सारी की सारी अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस डाली थी, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो काम मुझे छोड़ना पड़ा। बट इस साल मैं वापस से आई हूँ आप लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट से अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए। चलिए, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टे सेफ, घर से बाहर कम निकलें, जरूरी हो तभी जाएं और जितना हो सके लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करें। बाकी स्टडी तो हमें करनी ही है, स्टडी ना रुकी है ना रुकेगी। तो चलिए पढ़ते हैं आज हम अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर। देखिए, मैं अभी आपको थ्योरी बता रही हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिकल तभी कर सकते हैं जब हमें बेसिक थ्योरी के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ प्रैक्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है। तो थ्योरी हमारा बेस पक्का करती है, तो हम थ्योरी भी पढ़ेंगे। थ्योरी कम कवर होती है लेकिन फिर भी थ्योरी का होना और इसका जानना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में जितनी भी बेसिक जानकारी है वो आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेगी। ये बुक जीएस गरेवाल जी की है, इसका पब्लिशर हैं सुल्तान चंद जी। ठीक है ना। तो आप अब देखिए आपके मैम या सर या आपके स्कूल में कौन सी बुक वो रिकमेंड करते हैं आपको। बाकी आई थिंक टीएस गरेवाल इज द बेस्ट टीचर और ऑथर। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसके बारे में आपको बताया हुआ है। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हैं जो पर्टिकुलर किसी न किसी ऑथर ने लिखी हुई है। जब थ्योरी आती है, अगर आप इन डेफिनेशन को अपने एग्जाम में लिख कर आएंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। लेकिन डेफिनेशन का सही होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। और डेफिनेशन को उसी लैंग्वेज में लिखा जाता है जिस लैंग्वेज में वो आपको दी गई है। इसमें आप अपनी मर्जी से फेरबदल नहीं कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, ये किस तरह से बनता है, ये क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं वो बताया गया है इसमें। तो अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक सही तरह से अपनाया गया प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, मीजर करता है किसी चीज को और उसे मीजर करने के बाद रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद उसे अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करता है। डिफाइन करने के बाद उसकी एक समरी बनाता है, उसके ग्रुप्स बनाता है, उसके बारे में जानकारी लिखता है, फिर उसे एलाबोरेट करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है ना। और कम्युनिकेट करता है और लोगों को जो उसके लिए नीडी है, मतलब जिन्हें उसकी नीड है उस अकाउंटिंग वर्क की या फिर उस इंफॉर्मेशन की, उन्हें कम्युनिकेट भी करता है यूजर्स को। ठीक है ना। तो ये सिस्टम जो है ये लाइन वाइज ही होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग ही होता है, फिर मेजरिंग ही होता है, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है। इसे हम ये नहीं कि हम मेजरिंग पहले कर देंगे और आइडेंटिफाइंग बाद में करेंगे, नहीं, हमें ये प्रोसेस लाइन वाइज ही स्टेप बाय स्टेप ही चलना होता है। चलिए, इट गिव्स इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग हमें किस किस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। द रिसोर्सेज अवेलेबल, हमारे पास किस तरह के रिसोर्स अवेलेबल हैं। हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड, और जो रिसोर्सेज, जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हें हम किस तरह से एम्प्लॉयड मतलब कि यूज कर सकते हैं, किस तरह से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय देयर यूज, और जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में भी अकाउंटिंग हमें पूरी इंफॉर्मेशन देती है कि हमें उससे प्रॉफिट होगा या फिर नुकसान होगा। नेक्स्ट लाइन, इट शोज द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, वैल्यू एंड नेचर ऑफ एसेट, लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी दैट इज कैपिटल। अकाउंटिंग क्या शो करती है, प्रॉफिट शो करती है, लॉस शो करती है। ठीक है ना। जो भी हमने एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, पर्टिकुलर साल में या जितने समय का हम अपना डेटा बना रहे हैं उतने समय का, महीनों का भी बनता है। ठीक है ना। और प्रॉपर ईयर का तो बनता ही है। तो उसके बारे में प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो सब हमें अकाउंटिंग प्रोसेस से ही पता लगता है। और वैल्यू किस चीज की कितनी है मार्केट में, एसेट की वैल्यू हमारी कितनी है वो भी हम अकाउंटिंग के बेस पे ही पता लगा सकते हैं।
और उसके साथ साथ हमारी लायबिलिटीज क्या हैं। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी और क्या लायबिलिटीज है, हमें जिन लोगों से हमने पैसा लिया है, लोन लिया है, हमें कब तक उन्हें वापस करना है, या हमें उस पर कितना इंटरेस्ट देना है, या हमारे कितने बिल्स हैं जो अभी पेबल हैं, हमें पे करने हैं, हमने अब तक पे नहीं करे हैं, या किसी भी अदर तरह का लायबिलिटीज, किसी भी अदर तरह की दायित्व कहते हैं इसे, किसी भी अदर तरह का एक्सपेंस आप कह सकते हैं एक लेमैन की भाषा में, वो भी हम अकाउंटिंग प्रोसेस से ही जानते हैं। जब हम वन बाय वन इन मेजर्स को, इन प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो ही हमें इन सब बातों का पता लगता है। जैसे प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस कैसे होगा, एसेट की वैल्यू क्या है मार्केट में, हमारी लायबिलिटीज क्या हैं, और ऑनर्स की इक्विटी, जो लोग इसके ऑनर हैं उन्होंने अपना कितना पैसा इस बिजनेस में, इस काम में लगाया हुआ है। ठीक है, आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। सिंस अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग को देखो एक नॉर्मली भाषा में क्या कह सकते हैं हम कि ये कम्युनिकेशन का मीडियम है, मतलब कि एक बात को दूसरे इंसान तक सही तरह से पहुंचाने का एक मीडियम है, एक माध्यम है। ठीक है, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग की पूरी आपको डेफिनेशन दी हुई है और ये आपको एक लेमैन की भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। बट जो मेन इनके ऑथर थे, जिन लोगों ने पर्टिकुलर अकाउंटिंग पे रिसर्च करा है, इसके बारे में हमें हर चीज प्रोवाइड करी है, बेसिक सारी चीजें इन लोगों ने क्लियर करी हैं, तो उन लोगों ने भी अपनी यहाँ पर डेफिनेशन प्रोवाइड की हुई है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हमने आगे वर्क स्टार्ट करा है अपना अकाउंटिंग का। तो जैसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन ये है, आप इसे पढ़ें। इस डेफिनेशन को आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे कि डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, आप इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह से स्मिथ और एशबर्न की भी एक डेफिनेशन है अकाउंटिंग के बारे में। देखिए, आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपको एग्जैक्ट सब दिख जाएगा, और सभी बुक्स में सेम होता है। ये मत सोचें कि किसी बुक में कुछ है, किसी बुक में कुछ, कोई चेंज नहीं होता किसी बुक में। आप अकाउंट की कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, कहीं से भी काम सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल काम कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है आपको पर्टिकुलर राइटर की ही बुक चाहिए, किसी भी बुक में से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब ये एक स्मिथ और एशबर्न की हो गई। नेक्स्ट है आपकी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के द्वारा जो भी आपको ये प्रोवाइड की गई है, वो वाली एक डेफिनेशन है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, जब भी आपकी कोई भी थ्योरी आए कि मीनिंग बताओ अकाउंटिंग का या डेफिनेशन बताओ, ठीक है ना, तो आप इस तरह से उनकी, अगर इस एलेबोरेशन के साथ आप कोई भी एक राइटर का वहां पर डेफिनेशन लिख देंगे तो भी आपको बहुत अच्छे नंबर गेन हो जाते हैं। ये छोटा सा टिप है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी जिससे आपको एक ही दिन में बहुत ज्यादा कुछ भी मतलब बर्डन फील ना हो किसी भी चीज का। ठीक है, अब हम सीखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, किसी भी चीज के बारे में बताना, किसी भी चीज के बारे में उसकी विशेषता बताना। अच्छा, वैसे तो विशेषता गुण भी हो सकते हैं, अवगुण भी, मतलब कि अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी। विशेषताओं में दोनों चीज कवर होती है, बट फिलहाल यहाँ पर अकाउंटिंग के टाइप्स जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं उसी के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर अच्छे से डिफाइन किया गया है। चलिए पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सबसे हमारे पहला क्या पॉइंट था, आइडेंटिफिकेशन, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं जो हम अकाउंटिंग में नोट करते हैं या अपने रिकॉर्ड बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मनी की टर्म्स में होने चाहिए। मनी इज मेन पॉइंट, मनी की ही टर्म में होने चाहिए। कोई भी चीज अगर मनी की टर्म में नहीं गिनी जा सकती है तो वो बिल्कुल भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं लिखी जाएगी। किसी भी हाल में हम उस आइटम के वैल्यू को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं लिख सकते। दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक का मतलब ये है पैसे से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है उसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर हम, तो ही हम इसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिख सकते हैं। बहुत इजी है, आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है। देखिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और सेल ऑफ फिनिश गुड्स। कोई भी हमने माल खरीदा, मान लीजिए हम कोई इस तरह का बिजनेस करते हैं कि पहले हम बाजार से कोई कच्चा माल, मतलब कोई भी कच्चा माल लेके आते हैं और उसको प्रोसेस करके फाइनली हम कोई चीज बनाते हैं और फिर उसे सेल करते हैं, तो उसे कहते हैं फिनिश्ड गुड्स, जो हम कंप्लीट करके मार्केट में बेच रहे हैं। तो हम कोई भी माल लेके आए, उसे परचेज किया, तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में ऐड की जाएगी। और साथ साथ हम जो माल बेच रहे हैं उसकी भी वैल्यू मार्केट में जरूर कुछ ना कुछ होगी। ठीक है ना, तो उसे भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में
हम मेंशन करेंगे। Such transactions are identified with the help of bills and receipt as evidence of the transaction। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि इन्हें लिखना है या नहीं लिखना, इनकी वैल्यू इम्पैक्ट करती है हमारी फर्म में या नहीं करती। हमें पता लगेगा उनके बिल्स से और रिसिप्ट से। उनके बिल, कोई भी चीज का हम जब परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हमें बिल प्रोवाइड होते हैं या रिसिप्ट मिलती है, तो वही हमारे एविडेंस होंगे उस ट्रांजेक्शन के। ठीक है ना, तो उस एविडेंस के बेस पे ही हम कह सकते हैं कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मनी की टर्म में आएगा या नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए एक फर्म है, एक बिजनेस है या कोई भी ऑफिस है, अगर मान लीजिए आपकी ये पेंसिल है, जैसे मैं काम कर रही हूँ इससे, ये खो जाती है, 1 खो गई या 2 खो गई या 10 भी खो गई है, तो इनकी वैल्यू आपके 1 करोड़ के बिजनेस के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इनकी कोई भी मोनेटरी वैल्यू आप नहीं कह सकते हैं, या ये कह दीजिए आप इनकी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर ये कह सकते हैं आप, मान लीजिए 2 लोगों में लड़ाई हो गई तो उससे आपके बिजनेस को तो कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो वो भी कोई मोनेटरी टर्म नहीं है। ठीक है ना, तो मोनेटरी टर्म का मतलब है जिस वैल्यू का इम्पैक्ट आपके अकाउंट पे आपके पड़े, आपकी फर्म पे पड़े, आपके वर्क पे पड़े। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आई थिंक आपको। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे मेंशन करके बताइएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है मीजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अब जो हमने ट्रांजेक्शन देखी है कि चलो ठीक है, बिल्स मिल गए, रिसिप्ट मिल गए, अब ये बताइए उसे मीजर कैसे करें। ठीक है ना, उसे मीजर कैसे करें। देखिए, अकाउंटिंग मीजर द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट दैट इज द करेंसी। अब हम उसे मीजर कैसे करेंगे, किसी भी चीज की वैल्यू अगर करेंसी में है ना, करेंसी इंडिया की करेंसी रुपीज है हमारी, ठीक है, बाकी डॉलर है और देशों की अलग अलग करेंसी होती हैं, तो वो देश अपनी अपनी करेंसी में मीजर करते हैं और हमारी करेंसी में मीजर किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर मीजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वही तो मीजर कैसे, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि क्या वो सही है या नहीं है, क्या वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं है। अब रिकॉर्ड करने लायक है तो कैसे रिकॉर्ड करें, तो मीजर कैसे करें, अगर उसकी वैल्यू पैसों में है, मनी में है, तो उसे रिकॉर्ड कर लीजिए आप। ठीक है ना, उसे आप फाइनल मान लीजिए और आप उसे कर सकते हैं अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में इंक्लूड। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, एन इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट लाइक अ कैलिबर और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम और अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए, जब हम किसी भी मैनेजर का अपॉइंटमेंट करते हैं या किसी भी मैनेजमेंट टीम की क्वालिटी की बात करते हैं कि ये टीम अच्छी है, वो टीम अच्छी है, बट उसके रिजल्ट में हमारा काम तो हो गया, वो तो हमने रिकॉर्ड कर लिया कि कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, बट उनकी क्वालिटी का हम कभी कोई आकलन नहीं कर सकते, कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। किसी भी इंसान के किसी काम करने की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। ठीक है, उससे जो माल बना है उसकी तो वैल्यू है, बट उस पर्टिकुलर बंदे के अपॉइंटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, कौन कौन सी बुक्स मेंटेन की जाएगी, किस किस तरह से एंट्रीज होंगी, वो सब रिकॉर्डिंग के अंडर आता है। देखिए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है ना, ये एक आर्ट है। किस तरह की आर्ट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने बिजनेस की हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस, रिकॉर्डिंग एक प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री करनी है हमें, मतलब रियलिटी में जो भी खर्चा, जो भी एक्सपेंस, जो भी सब कुछ हुआ है, इनकम हुई है, वो ओरिजिनल एंट्री करनी है उसकी हमें। उनके लिए कौन कौन सी बुक्स प्रोवाइड की जाती है, जर्नल फर्स्ट बुक है जिसमें हम एंट्री करते हैं कि हमारे पास क्या सामान आया, क्या गया, कितना खर्चा हुआ। दिस बुक इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब्सिडरी बुक्स सच एज। इस बुक को फिर बाद में और एलाबोरेट करते, क्योंकि कई बार ट्रांजेक्शन बहुत सारी होती हैं, कई लोगों के नाम से होती हैं, तो हम एक ही जगह इतना सारा इकट्ठा नहीं कर सकते, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो हम अलग अलग तरह के अलग अलग नाम की बुक्स को मेंटेन करके रखते हैं। तो कुछ बुक्स होती हैं, जैसे पहले तो मैंने जर्नल बताई, फिर कैश जर्नल हो गई, या फिर उसे कैश बुक भी कहा जाता है, जिसमें कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। परचेज जर्नल हो गई, जिसमें जो भी हमने परचेज करा है, या परचेज बुक भी कह सकते हो आप इसे, जो चीजें भी हमने परचेज करी हैं वो इन बुक में मेंटेन की जाएंगी। और सेल जर्नल या फिर सेल बुक, जो भी चीज हमने सेल करी है उसे यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की और भी बुक्स मेंटेन की जाती हैं। नेक्स्ट, क्लासीफाइंग। अब हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, किस चीज को कहाँ पर डालना है, ये कैसे पता लगेगा हमें। अभी तो हमने पहले देखा कि
आइडेंटिफाई करी हमने ट्रांजैक्शन, फिर हमने मेजर करी ट्रांजैक्शन, फिर हमने रिकॉर्ड करी, कहाँ रिकॉर्ड होनी चाहिए, उसे क्लासिफाई कीजिए। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर। देखिए इन्होंने कहा है एंट्री करो उन ट्रांजैक्शंस की ऑफ वन नेचर, जो एक ही नेचर की है, एक ही तरह की है। मतलब अगर परचेज है तो परचेज चलेगी उस बुक में, अगर सेल है तो सेल चलेगी, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि परचेज में आप सेल डाल रहे हैं या एक ही बुक में परचेज, सेल, कैश, एक्सपेंस सब कुछ लिख रहे हैं, ठीक है ना। आप अपने एक ही रूम में, अगर एग्जाम्पल दिया जाए, अब आप अपने एक ही बेडरूम में सब कुछ तो नहीं रख सकते ना, कि फ्रिज भी उसमें रख लो, किचन भी उसी में बना लो, और ड्राइंग रूम की सेटिंग भी उसमें ही कर लो, है ना, या फिर उसमें ही सब कुछ अटैच करवा लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिस चीज की जगह जहां पर है उस चीज को उसी जगह पे हमें भेजना होगा या फिर रिकॉर्ड करना होगा। चलिए, तो एक ही जगह पर एक ही तरह के वन नेचर का, और वो भी एक ही जगह पर ट्रांजैक्शन की एंट्री करने को ही क्लासिफिकेशन कहा जाता है। द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल और द सब्सिडारी बुक्स आर क्लासिफाइड और पोस्टेड टू द मेन बुक ऑफ अकाउंट नॉन एज लेजर। जब जर्नल में हम एंट्री कर लेते हैं या उसकी बुक्स में जब हम एंट्री कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं चीजों को, ठीक है। कौन सी बुक में, मेन बुक में, जिसे कहा जाता है लेजर। पहले हम जर्नल तैयार करते हैं, जर्नल में हम सारी एंट्री एक साथ कर लेते हैं, सेल, परचेज, कैश, एक्सपेंस सब कुछ। उसके बाद हम सेल को सेल की लेजर में, परचेज को परचेज के लेजर में, एक्सपेंस को एक्सपेंस के लेजर्स में, किसी बंदे के नाम को उस बंदे के नाम के लेजर में, इस तरह से हम पोस्टिंग करते चले जाते हैं। दिस बुक कंटेन्स इंडिविजुअल अकाउंट हेड अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ सिमिलर नेचर आर कलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसे मैंने भी आपको पहले बताई चुकी हूँ। राहुल का अकाउंट है तो राहुल के अकाउंट में राहुल से रिलेटेड पूरे साल जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो राहुल के ही अकाउंट में जाएंगी। ये नहीं कि उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन अलग अलग हमने 4 अकाउंट बना दिए, नहीं, राहुल की पूरे साल की ट्रांजेक्शन उसी के अकाउंट में। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू राहुल आर पोस्टेड सो दैट व्हाट इज अल्टीमेटली ड्यू, जो फाइनली हमें ड्यू हो रहा है राहुल से, या फिर ड्यू फ्रॉम राहुल, या फिर मतलब हमें राहुल को कुछ देना है पैसा या फिर उससे लेना है, वो फाइनली कब पता लगेगा, जब हम सिर्फ और सिर्फ राहुल के अकाउंट में, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन उसी से रिलेटेड पोस्ट करेंगे। और कौन सी, सारी की सारी ट्रांजैक्शन जिसमें भी राहुल का नाम आया हो वो सब। चलिए नेक्स्ट, समराइजिंग। दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर विच इज understandable and useful for internal as well as external users of accounting statements. This process leads to the preparation of following statement. अभी कह रहे हैं अब हम ये सब करने के बाद इन्हें अलग अलग तरह से अलग अलग समराइज करते हैं और ज्यादा क्लासिफाई करते हैं हम इसे अच्छे से समझने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या बनाने पड़ते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। अभी आप ये नाम ही जानिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक अभी तो आप शुरू कर रहे हैं तो अभी तो आप इनके बारे में बहुत ज्यादा डीप में मत जाइए। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनता है हमारा, या जिसे हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है कंपनीज में, बैलेंस शीट तैयार की जाती है। और इन सबको क्या कहते हैं, अगर हम इन सब की बात करें तो इन सबको कहा जाता है फाइनल अकाउंट्स। क्या कहते हैं इन सबको, हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो पूरे साल का डेटा यहीं पर एक साथ हम इकट्ठा करके लास्ट में देखते हैं फाइनली अकाउंट में क्या चीज ड्यू है और क्या चीज हमें किससे लेनी है, क्या किसी को देना है। Next, analysis and interpretation. Analysis and interpretation of the financial data are carried out so that the users of financial data can make a meaningful judgment. देखो एनालिसिस क्यों करते हैं, हमने जब सब कुछ काम कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, उसे अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट लॉस भी निकाल लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लिए, अब उन्हें एनालाइज करो। एनालाइज करो मतलब अब उनके बारे में और अच्छे से जानो कि अब हमें इससे फायदा हो रहा है या फिर हमें फाइनली नुकसान हो रहा है। ये सब देखने के लिए हमें उसका एनालिसिस करना या फिर इंटरप्रिटेशन करनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट के बारे में सही से जजमेंट लेना, या फिर किसी भी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है बिजनेस की, पोजीशन मतलब कि वो लॉस में है या फिर वो प्रॉफिट गेन कर रही है, प्रॉफिट में है, ये जानने के लिए हमें उसका एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन करना जरूरी है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये हेल्प करेगा प्लानिंग की, हम जो भी फ्यूचर में, द फ्यूचर इन अ बेटर वे, हम फ्यूचर में अब क्या करें, अगर लॉस हो रहा है तो कैसे उस लॉस को बियर करें, किस तरह से उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करें, और प्रॉफिट हो रहा है तो हम उससे और ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएं, इसमें ये हेल्प करेगा फ्यूचर की प्लानिंग में। कम्युनिकेटिंग, फाइनली
लास्ट में ये स्टेप होता है, मैंने लास्ट में अभी आपको लास्ट पेज पे भी बताया है, ठीक है ना। फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा जितना भी है वो कम्युनिकेट किया जाएगा लास्ट में। किन्हें कम्युनिकेट किया जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इट्स यूजर। जो यूजर्स हैं, मतलब कि जिन लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, हमारा ये सब काम करने के बाद हमारी कंपनी फायदे में है या फिर लॉस में है, क्या हम इसमें इन्वेस्ट करें अपना पैसा या हम इसे छोड़ के किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो उन यूजर्स को इस कंपनी के, इस फर्म के, इस बिजनेस के बारे में बताने के लिए उन्हें कम्युनिकेशन के थ्रू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जानकारी देते हैं। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। मस्ट लिखा है, देखिए यहाँ पर मस्ट बी, बहुत जरूरी है। आप इसे ऑप्शनल नहीं कह सकते हैं कि हाँ दी तो दी किसी यूजर को, नहीं दी तो नहीं दी। नहीं, आपको अपने यूजर्स को, अपने कस्टमर्स को, सिंपल भाषा में कस्टमर कह रही हूं मैं, कस्टमर को ये जानकारी देनी बहुत जरूरी है, मस्ट है। बी प्रोवाइडेड इन टाइम, समय पे देनी जरूरी है। ये नहीं कि आप 2 साल पहले का डाटा आप दे रहे हैं उन्हें, नहीं, समय पे दीजिए। एंड प्रेजेंटेड टू द यूजर सो दैट अप्रोप्रिएट डिसीजन में बी टेकन एट द राइट टाइम, जिससे सही समय पर हम सही बात का पता लगा सकें कि क्या ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है। अगर लॉस है तो किस तरह से हम बियर करें, प्रॉफिट है तो और कैसे कमाएं। तो इसलिए सही समय पर अपने यूजर्स को इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाना, इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। चलिए, ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है आज का, ठीक है। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं आपको इसलिए बेसिक बता रही हूँ, सब लोग आपको बेसिक नहीं सिखाते हैं, ठीक है ना, बस आपको नॉर्मली कह देते हैं आप पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए और जो प्रॉब्लम है पूछ लीजिए। बट मैं चाहती हूँ आपको बेसिक नॉलेज भी हो कि अगर आप फ्यूचर में टीचर ही बनना चाहें, ठीक है ना, जैसे मैंने अपना प्रोफेशन टीचर ही एक्सेप्ट कर लिया है, वैसे तो सीए करा हुआ है मैंने, बट फिर भी मुझे पढ़ाना पसंद है, तो इसीलिए बेसिक जानकारी का होना बहुत जरूरी है अगर आपको फ्यूचर में एज अ टीचर किसी को यही सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।